दो गोरी अंग्रेजन बहुओं की दुलारी सास। यहाँ मेरी तबीयत खराब रहती है और मेरे दोनों बेटों को जरा भी परवाह नहीं है कि उनकी बीमार माँ यहाँ पर उनका इंतजार देख रही है। अरे कमला देवी, ये सब तो आजकल का दौर है। आजकल के बच्चे कहाँ अपने बूढ़े माता पिता को देखते हैं, खुद तो शहर या बाहर के देशों में जाकर बैठ जाते हैं और अपने माता पिताओं को इस तरह बीमारियों से जूझने के लिए गांव में छोड़ देते हैं। अरे सूरजमुखी बहन, अब तुझे मैं क्या ही बताऊं। एक एक रुपया जोड़कर मैंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो विदेश जाकर पैसा कमा सके, सुखी से रह सके। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दिया। भला कोई बच्चे अपने माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? सही कहा कमला देवी, लेकिन अब ये छोड़ और फिलहाल तुम आराम करो। मैंने तुम्हारी दवाई यहाँ पर रख दी है, खाना भी बनाकर रख दिया है, तुम खा लेना। अब मैं जा रही हूँ। सूरजमुखी कमला देवी की सहेली थी जो उसके लिए उसके घर पर काम करने आ जाया करती थी। कमला देवी की अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और इसी के चलते वह अपने पति को याद करते हुए खुद से कहती है, अजी, जब से आप मुझे छोड़कर गए हो तब से मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। लेकिन देखो, आज दोनों बेटे मेरे साथ नहीं हैं। काश के उन्हें अपनी माँ की थोड़ी बहुत ही चिंता होती। कमला देवी के ऐसे याद करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते रोते बिना खाए ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में उसके दोनों बेटे अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ आराम से रह रहे होते हैं। डेजी, अभी तक तुमने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है। हाँ, बस बन गया है। तुम बस 2 मिनट दे दो मुझे, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट। डेजी ऐसा कहने के बाद नाश्ते की टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती है, जिसके बाद सुमित नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई संजीत आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। अरे क्या बात है, आज डेजी के साथ डायना नहीं है? कहाँ गई डायना? दरअसल डायना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वह अपने कमरे में आराम कर रही है। रात तक तो अच्छी खासी थी, ये सुबह होते ही डायना की तबीयत को क्या हो गया? ओहो, मेरी प्यारी पत्नी, अभी जाकर देखता हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। संजीत अपने कमरे में जाता है जहां पर उसकी पत्नी डायना बिस्तर में आराम कर रही होती है। ओह माय गॉड, माय बेबी, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या परवाह है मेरी? तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे मेरी बीमारी में भी तुम मेरे पास नहीं होते हो। ओहो डायना, तुम भी ना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। देखो, तुम्हारी तबीयत को मैं अभी चुटकी में भगाता हूँ। संजीत अपने हाथों से अपनी अंग्रेजन पत्नी को दवाई खिलाता है। ऐसे ही दोनों भाई अपनी माँ को गांव में छोड़ रखते हैं और अपनी अंग्रेजन पत्नियों का ख्याल रखते हैं। एक दिन डायना और डेजी दोनों अपने पतियों से कहती हैं, वैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मतलब कि जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने अपने परिवार के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी माँ पिता या बहन कोई नहीं है? अरे किसने कहा ऐसा? हमारा परिवार नहीं है, हमारे परिवार में एक माँ है जो गांव में रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी एक मदर इन लॉ है जो गांव में रहती है? तुमने तो हमें एक बार भी उनके बारे में नहीं बताया। क्या बताता मैं तुम्हें? अरे हमें गांव का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गांव में कोई रहना ही नहीं चाहता और हम दोनों भाई तो काफी समय से यहाँ पर ही रह रहे हैं। गांव जाकर क्या करेंगे? वहां तो कोई नौकरी भी नहीं है। लेकिन हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं, हमें गांव लेकर चलो। डेजी और डायना दोनों ही गांव जाकर अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहती थी। इसी के चलते संजीत और सुमित उन दोनों को मना नहीं कर पाते। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका से अपनी माँ से मिलने गांव आ जाते हैं, जहां वह देखते हैं उनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ी होती है। कौन है दरवाजे पर? अंदर आ जाओ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर दरवाजा खोल सकूं, बहुत तबीयत खराब है। जैसे ही दोनों बेटे अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ, आपकी ये हालत कैसी हो गई? हम तो आपको पैसे भिजवाते ही रहते थे। हाँ माँ, मैंने हर महीने आपको पैसे भिजवाए हैं, उसके बाद भी आपकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? कौन से पैसे और कैसे पैसों की बातें कर रहे हो? इतने सालों से अपनी माँ को देखने यहाँ तक नहीं आए हो। क्या तुम्हारी माँ के ऊपर कैसी कैसी परेशानियां टूट पड़ी हैं? एक बार भी तुमने जानने की कोशिश नहीं की। अपनी माँ के ताने सुनकर दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है।
माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। हमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की आप कैसे रह रही हो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब हम लोग यहीं पर आपके पास ही रहेंगे। और हाँ, इनसे मिलो, ये हमारी पत्नियां हैं, डेजी और डायना। क्या कहा बेटा तूने? डॉगी और डायन? ये कैसा नाम है, कुत्ता और चुड़ैल वाला। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम डॉगी नहीं डेजी है। हाँ माँ जी, और मेरा नाम भी डायन नहीं डायना है। कमला देवी को पहले तो अपनी दोनों अंग्रेजन बहू और उनके नाम अटपटे लगते हैं, लेकिन कमला की दोनों अंग्रेजन बहू पहले दिन से ही उसकी सेवा पानी में लग जाती हैं। एक पैर दबाती है तो दूसरी खाना बनाकर लाती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और बहुत स्वस्थ हो जाओगी तुम। ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए। डायना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके हाथों का खाना खाकर कमला देवी कहती है, अरे वाह, मुझ जैसी गरीब औरत कितने दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खा रही है। बहू बेशक तू फॉर्च्यूनर है, लेकिन खाना बड़ा देसी बनाती है। अरे माँ, फॉर्च्यूनर नहीं हो, फॉरेन होता है, फॉरेन। अरे हाँ वही वही, तू क्या मुझे गंवार समझता है? सही तो बोल रही हूँ मैं भी, फॉर्च्यूनर। कमला के कहने पर उसकी दोनों बहू और उसके दोनों बेटे हंस पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ ही दिनों में अब कमला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह घर के बाहर चलने फिरने लगती है, जिसके चलते वह गांव के सभी लोगों को अपनी अंग्रेजन बहू के बारे में बताती है। अरे शर्मीला, ओ शर्मीला, कहाँ जा रही है? अरे सूरजमुखी, तू भी यहाँ देख, मेरे घर में 2 अंग्रेजन बहू आई हैं। तुझे पता है मेरी बहू कितनी प्यारी है, मेरी बहुत सेवा करती है। क्या कहा कमला देवी? तेरी बहू अंग्रेजन है? इसका मतलब फॉर्च्यूनर से आई है? हाँ, मेरी बहू फॉर्च्यूनर से आई है। अरे तुम दोनों गंवारों का कुछ नहीं हो सकता। बचपन में थोड़ा पढ़ लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। फॉर्च्यूनर नहीं होता है, फॉरेन होता है, फॉरेन। तेरी बहू फॉरेन से आई है। हाँ वही, मेरी बहू पता है बहुत अच्छी है। अरे मैं उनकी दुलारी हूँ, दुलारी, दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती हैं। ये तो हमें भी दिख रहा है, तुम्हारे दोनों बेटे अपनी फॉर्च्यूनर बहू के साथ कम से कम वापस लौट तो आए। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू अपनी बहू की दुलारी है, नहीं तो आजकल की बहुएं तो बहुत खड़ूस होती हैं, जो अपनी सास को जरा भी बर्दाश्त नहीं करती। तेरी दोनों बहू तो तेरी बहुत देख रेख करती हैं, उसका नतीजा तो तेरे ऊपर ही दिख रहा है। सूरजमुखी, मेरी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। आज रात मैंने उनकी मुंह दिखाई की रस्म रखी है। शादी तो उन्होंने अपनी मर्जी से कर ली, अब कुछ चीजें मेरे करने का फर्ज भी बनता है। शाम को सभी आ जाना, घर पर दावत है तुम्हारी। कमला देवी ऐसा कहकर सभी को इनवाइट कर देती है। उसके बाद वह शाम को मुंह दिखाई पर अपनी दोनों बहू को शगुन देती है। इसी के चलते सभी लोग फॉरेन से आई हुई बहू का स्वागत करते हैं और उन्हें शगुन देते हैं। इस प्रकार कमला देवी की दोनों बहू अब उसी के साथ उसी के गांव में रहती हैं और उसकी खूब सेवा पानी करती हैं, जिसके चलते कमला देवी खुशी खुशी रहने लगती है। माँ आ गई माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। भूख के मारे चूहे पेट में इधर से उधर कूद रहे हैं। हाँ, बस 10 मिनट, सब्जी बन रही है। आज बैंगन का भरता बनाया है। आपको पता है ना, मुझे ये नहीं पसंद। चुपचाप खा ले, नखरे मत दिखा। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो। इतना कहकर नम्रता वहां से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही शाम होते ही नम्रता के चारों भाई रणबीर, संजय, अमित, प्रदीप घर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, नम्रता ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? दोपहर में बैंगन का भरता बनाया था। तुम चारों तो जानते हो कि इसे हरी सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए भूखे पेट मुंह फुलाकर बैठी है। बस इतनी सी बात, अभी हम उसका मूड ठीक करते हैं। इतना कहकर चारों भाई जल्दी से बाहर जाते हैं और अपनी बहन का मन पसंदीदा खाना लेकर आते हैं। देखो हम अपनी प्यारी बहन के लिए क्या लेकर आए हैं। वाओ, छोले भटूरे। थैंक यू भैया। तुम चारों के लाड प्यार से ही ये बिगड़ी है। माँ आप देखना, हमारी बहन एक दिन पढ़ लेकर बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगी और जिम्मेदार भी बनेगी। चारों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। कहने को इनका परिवार गरीब था, लेकिन यहाँ खुशियों की कोई कमी नहीं थी। चारों भाई दिन रात फैक्ट्री में मजदूरी करते और अपनी इकलौती बहन को पढ़ाते और उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। माँ, आपका शरीर तो बिल्कुल तप रहा है।
हाँ बेटा, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, उम्र भी हो गई है। कब से कह रही हूँ इन चारों से कि शादी कर लो। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि पहले हम नम्रता की शादी करेंगे। हम दिन रात मेहनत करके नम्रता की पढ़ाई और शादी के पैसे जोड़ रहे हैं। भैया, पैसे तो आप दोबारा जोड़ सकते हो, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हमारी माँ है। ये उम्र उनके आराम करने की है, ना कि काम करने की। नम्रता की बात हर जगह से ठीक होती है, जिसके चलते नम्रता के चारों भाई शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही महीनों में नम्रता के चारों भाइयों की शादी हो जाती है। चारों भाइयों की पत्नियां भी काफी संस्कारी और गुणी होती हैं और जिसके चलते वह पूरे घर को अच्छे से संभालती हैं। माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे कि घर के कुछ भी काम मत करा कीजिए। लाइए, ये झाड़ू हमें दीजिए, हम झाड़ू लगा देंगे। पिछले जन्म मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो इस जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी बहुएं मिली। चारों तरफ परिवार में खुशियों का माहौल छाया हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। तुम चारों आज दोपहर में कैसे आ गए? आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री आज बंद हो गई। लेकिन ऐसे अचानक क्यों भैया? पता नहीं, कोई खास वजह तो हमें इसकी पता नहीं चली। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? सारी जमा पूंजी भी तो तुम चारों की शादियों में खर्च हो गई, ऊपर से नम्रता की पढ़ाई भी है। ऐसे में अब हम लोग सब कुछ कैसे संभालेंगे? आप फिक्र मत करिए, हमें हमारे एक दोस्त ने शहर में एक फैक्ट्री में काम बताया है। हम लोग वहीं जाकर काम करेंगे। शहर में होने की वजह से तनख्वाह भी ज्यादा होगी और घर खर्च भी हमारा अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन बेटा, शहर तो बहुत दूर है, ऐसे में तुम चारों वहां कैसे रहोगे? माँ, आप फिक्र मत करिए, आप बस अपना नम्रता और इन चारों का ख्याल रखिएगा। अगले दिन होते ही चारों भाई शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद चारों भाइयों को फैक्ट्री में काम मिल जाता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और फैक्ट्री का हर एक मजदूर जलकर मर जाता है, जिसमें नम्रता के चारों भाई भी शामिल होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? कुछ बोलिए ना। माँ, भाभी, आप लोग संभालिए अपने आप को, आप लोग ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। चारों भाइयों की मौत के बाद नम्रता और उसके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। धीरे धीरे अब पूरे परिवार में खाने तक की भी परेशानी शुरू हो गई थी। भाभी, मैं देख रही हूँ सुबह से आप उल्टियों पर उल्टियां करे जा रही हैं। आप चारों की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से दिल मचल रहा है और खट्टी चीज खाने का मन हो रहा है। बहू, तुम चारों की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तुम चारों तो माँ बनने वाली हो। हे भगवान, ये तेरा ही चमत्कार है। मेरे कुल के दीपकों को छीनकर तुम मुझे अब उन्हें वापस लौटा रहा है। जिग्ना की बात सुन सारा परिवार खुश तो होता है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ऐसे गरीबी में गर्भवती औरत का रहना कितना मुश्किल होता है। आप तो जानती हैं ना कि भैया के जाने के बाद हम लोग किस तरह से जी रहे हैं। ऊपर से अब भाभी भी प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में तो उन्हें खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कहीं काम करना शुरू कर दूं। लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई। इस वक्त मेरी पढ़ाई से ज्यादा आप और चारों भाभी जरूरी हैं। नम्रता काम की तलाश में निकल जाती है। काफी जगहों पर काम ढूंढने के बाद भी नम्रता को काम नहीं मिलता, जिससे थक हार कर नम्रता एक कोठी में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। मालकिन, ये सारा खाना बच गया है, इसे फ्रिज में रख दूं क्या? नम्रता, हम लोग बासी खाना नहीं खाते हैं, तुम इसे घर ले जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज कितने महीनों बाद भाभी और माँ को इतना अच्छा खाना नसीब होगा। मैं जल्दी से इसे पैक करके घर ले जाती हूँ। माँ जी, बहुत भूख लग रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है। 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी से गुजारा कर रहे हैं। मुझसे तुम चारों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? ये मुसीबत की बारिश क्या हम पर ही बरसानी थी तुझे? माँ, भाभी, देखो मैं आ गई। ये देखो मैं आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। इसके अंदर तो खाना है, लेकिन ये तुम कहाँ से लेकर आई?
मालकिन के घर पर आज पार्टी थी तो खाना ज्यादा बन गया था, इसलिए मैं ले आई। आप लोग जल्दी से हाथ धो लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ। कई महीनों बाद नम्रता की चारों विधवा गर्भवती भाभियों ने इतना अच्छा खाना खाया था। पूरे परिवार वालों की आंखों में खुशी के और दुख के आंसू थे। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए, शिट यार। क्या हुआ वीर? मैं कब से आपको देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वैशाली, मैंने कब से ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो ही नहीं रहा है। साहब, आप इसके प्रिंसिपल अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट और प्रीवियस पीरियड को कैलकुलेट कीजिए। क्या? लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना कैसे पता? तुम तो मुझे काफी पढ़ी लिखी लग रही हो। जी साहब, मुझे इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो ये नौकरानी का काम क्यों कर रही हो? मैंने कई कंपनी में इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए परिवार की दिक्कत परेशानी देखकर मैंने ये नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुम्हें ये नौकरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को तुम जैसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज की जरूरत है, इसलिए कल से तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी और ये सारा काम हैंडल करोगी। क्या सच में साहब? अब नम्रता वीर की कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करती है, जिससे धीरे धीरे नम्रता के घर की हालत ठीक होने लगती है। अब चारों गर्भवती भाभियों के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उनकी अस्पताल में डिलीवरी होती है, जहां वो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। तुम्हारे बिना न जाने हमारा क्या होता, आज तुम्हारी वजह से ही हम अपने बच्चों को जन्म दे पाए हैं। अगर तुम दिन रात काम करके हम लोगों का ख्याल नहीं रखती, हमारा पेट नहीं पालती, तो शायद आज हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ पाते। तेरे भाइयों ने सही कहा था कि एक दिन तू कामयाब इंसान और जिम्मेदार बनेगी, और वो दिन आ चुका है। मुझे गर्व है तुझ पर। जिसके बाद अब नम्रता अपनी चारों विधवा भाभियों, उनके बच्चों और अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहती है, जहां वो सबका अच्छे से ख्याल रखती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीती है।